नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हाल फिलहाल में चर्चित रहे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पूर्व आप सभी को बता दें कि अभी हाल फिलहाल में राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे जो व्यापम के पद हैं उनके लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसके अंतर्गत पटवारी के 301 पद हैं, फूड इंस्पेक्टर के 91 पद और इसके अलावा व्यापम के बहुत सारी परीक्षाओं के लिए एग्जाम आयोजित होने वाले हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे एकेडमी के द्वारा 25 अक्टूबर से एक बैच प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका समय 5:30 बजे से लेकर शाम को 8:30 बजे तक होगा। इस बैच से जुड़ी हुई अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष संघ या इंडियन स्पेस एजेंसी। आपने अभी जब से नई शिक्षा नीति आई है तब से आपने इस चीज को बार बार सुना होगा कि निजी क्षेत्रों का सहयोग लेकर के जो अनुसंधान का क्षेत्र है उसको विस्तारित किया जाएगा। तो उसी के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि जो स्पेस मिशन हमारे यहां चल रहे हैं उसमें निजी भागीदारिता को बढ़ाया जाए। तो इसी के अंतर्गत 11 अक्टूबर 2021 को भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना की गई है। इंडियन स्पेस एजेंसी जो है इसका निर्माण कब किया गया? 11 अक्टूबर 2021 को। इसका काम क्या होगा आइए देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष एवं उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं वाले घरेलू और वैश्विक निगमों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो उन्नत क्षमता वाले जो घरेलू और वैश्विक निगम हैं उनका प्रतिनिधित्व करेगा ये भारतीय अंतरिक्ष संघ। इसी में आगे पढ़ते हैं कि इसके संस्थापक सदस्यों में भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, नेल्को, वनवेब, मैप माई इंडिया, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज तथा अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं। ठीक, तो आप मान के चलिए कि भारत सरकार के द्वारा ये सारे जो उपक्रम हैं ये सब मिलकर के इस स्पेस मिशन की तरफ या यूं बोल सकते हो स्पेस अनुसंधान की तरफ अपना सहयोग देंगे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा यह भारत में उन्नत वैज्ञानिक एवं अनुसंधान कार्य करने के लिए एक मजबूत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करेगा। गौरतलब है कि हाल ही में सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक नए निकाय भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र का गठन किया गया है। ठीक है, यानी कि अभी हाल ही में ये जब आईएसए गठित किया तो इसके साथ ही इसके साथ एक अनुषंगी इसकी एक कंपनी को भी लॉन्च किया गया। नाम क्या रखा गया उसका? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र। जो क्या करेगा, जो इसरो को है ना, इसरो जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा आईएसए को सहयोग करेगा और साथ ही जो शैक्षणिक संस्थान है और जो अनुसंधान वाले क्षेत्र है उसमें सहयोग करेगा। ठीक, इसी में आगे देखते हैं कि इस निकाय के गठन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आवश्यक गतिविधियों जैसे अनुसंधान एवं विकास, ग्रहों के अन्वेषण और अंतरिक्ष के रणनीतिक उपयोग आदि पर ध्यान केंद्रित कर सके। यानी कि देखो अभी तक जो स्पेस वाले जितने भी काम थे, ठीक है, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड शैक्षणिक कार्य हो या उससे रिलेटेड अनुसंधान वाले कार्य हो, रिसर्च वाले कार्य हो, उन सभी को कौन ऑर्गेनाइज करता था? केवल इसरो करता था। इसके कारण उसके ऊपर वर्क का लोड जो था वो बहुत ज्यादा हो गया था, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के कार्य जो थे वो हावी हो गए थे। तो इसी से इसरो को बचाने के लिए ये दोनों संगठन जो है वो गठित किए गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए है आईएसए। ये एग्जाम में आपको पूछने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक, तथा अन्य सहायक कार्यों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाए। यानी कि जो सेकेंडरी कार्य है इसरो के, जिसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसरो, उन कार्यों को निजी क्षेत्रों के माध्यम से कराया जाए, ये इसका प्रयास होगा। ठीक, चलिए, तो ये है आईएसए। याद रखिएगा कब गठित किया गया? 11 अक्टूबर
2021 को, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, है ना, इंडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, यहां पर आपको ऑप्शन में इस ए के बदले, ठीक है, अनेक शब्द जो हैं उनको जोड़ करके, जैसे कि एसोसिएशन हो गया, है ना, इन सारे शब्दों के माध्यम से आपको ऑप्शन बनाकर देगा और वहीं पर आप फिर फंस सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस एजेंसी। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है करपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरीची लकड़ी की नक्काशी। देखिए, आपको पता होगा कि कोई विशेष स्थान की जो कलाकृति होती है या विशेष स्थान की जो उत्पाद होता है विशेष स्थान का, उसको भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग जो है वो दिया जाता है। तो इसी के अंतर्गत अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य के करपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरीची लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। क्या है ये? देखिए, कलमकारी पेंटिंग शुद्ध सूती कपड़े पर की जाती है, जो मुख्य रूप से मंदिर की छतरी के कवर, बेलनाकार हैंगिंग और रथ कवर के लिए उपयोग होते हैं। ठीक, वहीं कल्लाकुरीची लकड़ी की नक्काशी जो है वो लकड़ी की नक्काशी का एक अनूठा रूप है, जिसमें शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक शैलियों के अलंकरण और डिजाइनों का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसको नाम को याद रखिएगा, एक है करपुर कलमकारी जो कि कपड़े पर किया जाता है और दूसरा है कल्लाकुरीची लकड़ी की नक्काशी। ठीक है, आपको नाम देगा केवल कल्लाकुरीची, ये क्या है या किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा दोनों ही संबंधित हैं तमिलनाडु राज्य से। ठीक, ये दिखते कैसे हैं तो देखिए, ये है करपुर कलमकारी पेंटिंग, ये सूती कपड़ा है जिस पर ये कलाकृति बनाई गई है। ठीक, वही बात करें कल्लाकुरीची की तो ये देखिए, ये लकड़ी की नक्काशी है और बहुत सुंदर तरीके से इसको किया जाता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, ये दोनों ही संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। किसी राज्य के या किसी देश के पासपोर्ट की क्षमता को बताने वाला इंडेक्स है कौन? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसके माध्यम से यह बताया जाता है कि कितने ऐसे देश हैं जहां के पासपोर्ट के आधार पर अन्य देशों में आप बिना वीजा के जा सकते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के लिए आप बिना वीजा के सफर कर सकते हैं। तो यही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, वो बेसिकली पासपोर्ट की क्षमता को दिखाता है और इससे यह भी पता चलता है कि किस देश का जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो कितना बेहतर है ना। चलिए, तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट को प्रदर्शित करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है, 90th रैंक प्राप्त हुआ है, 90वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। यह दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो यह बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि इस वर्ष की रैंकिंग में जापान और सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यानी प्रथम स्थान पर दो कंट्रीज हैं, एक है जापान और दूसरा है सिंगापुर, तथा इन देशों के पासपोर्ट धारकों को 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। यानी कि जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट ऐसे पासपोर्ट है जिसके माध्यम से यदि वो आपके पास है तो आप 192 देशों में पूर्व वीजा मुक्त जो है यात्रा कर सकते हैं, आपको पहले से वीजा नहीं कराना पड़ेगा। ठीक, भारत इस रैंकिंग में 90वें स्थान पर पहुंच गया है और भारत के पासपोर्ट धारकों को कुल 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। ठीक, यही जो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट है ये जनवरी 2021 में भी जारी किया गया था। ठीक, ये जो अपडेट बता रहा हूं आपको ये लेटेस्ट रिपोर्ट का है। ठीक, पिछला रिपोर्ट आया था जनवरी 2021 में। जनवरी 2021 के सूचकांक में भारत 85वें नंबर में था, 2020 में 84वें नंबर में था और 2019 में 82वें स्थान पर था। ठीक, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका अभी हाल ही में जो 2021 में आया है जिसमें भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा। ठीक, आपको पता होगा कि अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली जो राज्य स्वामित्व की कंपनियां होती हैं, जिनको हम पीएसयू बोलते हैं, उनको केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग जो टैग है वो दिया जाता है। जैसे नवरत्न कंपनियों के बारे में आपने सुना होगा, महारत्न कंपनियों के बारे में आपने सुना होगा। तो इसी के अंतर्गत हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इसमें पढ़ते हैं कि हाल ही में सरकार ने राज्य स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया है। इससे संबंधित आदेश वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन महारत्न कंपनियों की प्रतिष्ठित श्रेणी में प्रवेश करने वाली देश की 11वीं राज्य स्वामित्व वाली इकाई बन गई है। ठीक है, यानी 11वीं ऐसी कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर की है, साथ ही वो महारत्न का दर्जा हासिल लिए हुए है। ठीक है, यानी कि उसके पास महारत्न का दर्जा है। ठीक, इसमें आगे पढ़ते हैं कि महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है। यानी पिछले 3 साल में लगातार उसने 5,000 करोड़ का लाभ प्राप्त किया है, शुद्ध लाभ। ठीक, अथवा बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए था, या फिर बीते 3 वर्षों के लिए उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपए है। तो ये 3 कैटेगरी है जिसके आधार पर किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। ठीक, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक, यानी कि जो पीएफसी है, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, ये इसके पहले नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, इस कैटेगरी में थी, अब इसको शामिल कर लिया गया है महारत्न कंपनियों की कैटेगरी में। ठीक, सरकार ने सीपीएसईज को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा देने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। यानी अलग अलग मापदंड है जिसके आधार पर कंपनियों को मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है, फिर नवरत्न का दर्जा दिया जाता है और फिर उसके बाद महारत्न का दर्जा दिया जाता है। ठीक, तो अभी वर्तमान में कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं इस पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं BHEL, भेल। ठीक, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरा है गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल को जिसको हम बोलते हैं, है ना, ऑयल को। इसके अलावा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, NTPC। इसके अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, जिसके अंतर्गत BSP भी आता है ना, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, PGCIL। और 10वां है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, PFC। ठीक, ये 10 कंपनियां हैं। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, शायद इसमें छूट गया है तो उसको आप अलग से लिख लेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड ये 11वीं कंपनी है जिसको महारत्न का दर्जा मिला हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो नाम याद रखिएगा, सारे के सारे जो महारत्न कंपनियां हैं उनको किस आधार पर दिया जाता है और अभी हाल ही में किसे ये दर्जा प्राप्त हुआ है। ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है चक्रवात गुलाब। अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है ये टॉपिक, क्योंकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले इलाके पर एक चक्रवात जो है उसने अपना प्रभाव डाला है। ये जो चक्रवात है इसका जन्म हुआ है बंगाल की खाड़ी में। ये वाला शायद चित्र आपको एकदम क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, है ना, फिर भी बता देता हूं। ये भारत का तटीय क्षेत्र है। ठीक, और ये जो पीले कलर का सर्कल आपको दिख रहा है, यहीं पर इस चक्रवात का जन्म हुआ है। इस चक्रवात को गुलाब नाम दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, गुलाब नाम दिया गया किसके द्वारा,
पाकिस्तान के द्वारा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि सितंबर माह में चक्रवात गुलाब ने भारत के पूर्वी तट पर दस्तक दी है। इसके अलावा एक अन्य चक्रवात शाहीन अरब सागर के ऊपर बन सकता है। देखिए ये तो बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है ना, जो पश्चिमी तट है हमारा वहां पर है अरब सागर। इस अरब सागर वाले क्षेत्र में एक शाहीन नाम का एक चक्रवात जो है इसके बनने की संभावना मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा आशंका इसकी व्यक्त की गई थी, लेकिन ये नहीं उठ पाया ढंग से, है ना। अब आते हैं प्रमुख बिंदु में, ठीक, क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है। गुलाब एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और इसका नाम पाकिस्तान ने रखा था। ठीक, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है इस प्रकार का प्रश्न। एक तूफान का नाम होता है और पूछा जाता है कि ये नाम जो है किसके द्वारा रखा गया है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के द्वारा रखा गया है। इसने दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया है। ठीक, यहां पर आप देख पाएंगे ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है और इसके नीचे है आंध्र प्रदेश वाला एरिया। ठीक, तो ये वाला जो एरिया है यहां तक आंध्र प्रदेश का, यहां पर इसने प्रभाव डाला है। ये ऐसा करके इसका प्रभाव था। ठीक, इसी के अंतर्गत हम देखते हैं चक्रवातों का वर्गीकरण, किस आधार पर चक्रवातों को बांटा जाता है। तो देखिए चक्रवातों को बेसिकली 4 भागों में बांटा जाता है। पहला गंभीर चक्रवात, जिनकी गति होती है 48 से 63 नॉट। इस नॉट का मतलब होता है 1.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 1 घंटे में 1.8 किलोमीटर पर आवर को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका एक्चुअल स्पीड मिल जाएगा आपको किलोमीटर पर आवर में। ठीक, बहुत गंभीर, ठीक, पहली कैटेगरी गंभीर, दूसरा बहुत गंभीर। इसकी गति होती है 64 से 89 नॉट, 89 नॉट। अत्यंत गंभीर, ये 90 से लेकर 119 नॉट तक के होते हैं। इसके बाद सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है, जो 120 नॉट के ऊपर होते हैं, जिनकी गति कितनी होती है 120 नॉट के ऊपर, उनको रखा जाता है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म के अंतर्गत। ठीक, चक्रवात गुलाब गंभीर श्रेणी के चक्रवातों में आता है जिसकी अधिकतम गति 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए कंफ्यूज मत होंगे, है ना, ये 64 से 89 नॉट है और यहां पर यूनिट क्या दिया हुआ है 95 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इसको अगर आप नॉट में बदलेंगे तो वो बिल्कुल इसी के बीच में आएगा। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2021। पिछले साल जब नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए थे तो उस समय हमने नोबेल पुरस्कार के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें हमने नोबेल पुरस्कार के इतिहास पर चर्चा की थी। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है और कब से यह प्रारंभ हुआ, ये सारी जानकारियां उस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स पर ही चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जैसे इस नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी वर्ष 1901 में। पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था 1901 में। ठीक, कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा 6 क्षेत्र में ये जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है, जिसमें भौतिकी, रसायन, मेडिसिन, ठीक है, जिसको फिजियोलॉजी, मेडिसिन या फिजियोलॉजी, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति, ये 6 क्षेत्र होते हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रदानकर्ता, कौन इसको प्रदान करता है, तो याद रखिएगा 5 पुरस्कार जो हैं, ठीक है, ये जो शुरू के 5 क्षेत्र हैं ये दिए जाते हैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा। ठीक है, यानी स्वीडन के द्वारा ये दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, यहां से प्रश्न 2 तरीके से पूछेगा, किस देश के द्वारा दिया जाता है तो स्वीडन, और किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है या किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है तो रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा ये जो 5 क्षेत्र के नोबेल है इसको दिया जाता है। ठीक, छठा जो है वो शांति का नोबेल है। शांति का नोबेल दिया जाता है नॉर्वे संसद द्वारा चयनित समिति के द्वारा। नॉर्वे की संसद एक समिति बनाती है और उस समिति के द्वारा नामित जो व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति को दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं भौतिकी में इस साल किसको किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 3 लोगों को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। किसको किसको, सुकोरो मानेबे जो कि जापान से हैं, ये देख पा रहे हैं आप, सुकोरो मानेबे इनका नाम है।
ठीक। दूसरे हैं क्लाउस हॉसेलमैन, ये जर्मनी से हैं, हॉसेलमैन है ना, क्लाउस हॉसेलमैन। तीसरे हैं जॉर्जियो पेरिसी, ये इटली से संबंधित हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं जॉर्जियो पेरिसी। ठीक, इनको भौतिकी का नोबेल क्यों दिया गया? तो देखिए, जटिल भौतिक प्रणालियों की समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए ये जो नोबेल पुरस्कार है भौतिकी का 2021 का, वो इन तीनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ठीक, इसी में आगे देखते हैं हम कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में वर्ष 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार किन्होंने प्राप्त किया है। तो पहला नाम है डेविड जूलियस का, जो अमेरिका के हैं, ये है डेविड जूलियस। अर्डेम पटापाउटियन, जो लेबनान के हैं, ये है अर्डेम पटापाउटियन। ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा कठिन है याद करने के लिए, लेकिन याद तो करना होगा। ठीक, अर्डेम पटापाउटियन। इनको क्यों दिया गया? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोजों के लिए। ठीक है, अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो तापमान को और स्पर्श को सेंस करते हैं और फिर ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो इनकी खोज करने के लिए इन दोनों को दिया गया है वर्ष 2021 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार। ठीक, इसी के अंतर्गत तीसरा है रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार। दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। एक है बेंजामिन लिस्ट, जो कि जर्मनी से हैं, डेविड मैकमिलन, जो स्कॉटलैंड से हैं। ठीक, यहां पर देख पा रहे बेंजामिन लिस्ट और यह है डेविड मैकमिलन। क्यों दिया गया? अणुओं के निर्माण के लिए नए टूल्स विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने पर्यावरण के अनुकूल तरीके से नई दवाएं बनाने में मदद की है। ठीक है, यानी दवाएं बनाने की एक ऐसी तकनीक इन्होंने विकसित की है जो पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक, वो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती है। ठीक, अगला है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021। तीन लोगों को फिर से संयुक्त रूप से दिया गया है। डेविड कार्ड कनाडा के हैं, जोशुआ एंग्रिस्ट अमेरिका के हैं, गुइडो इम्बेंस ये नीदरलैंड से हैं। ठीक, इनका फोटो देख लेते हैं भाई कैसे दिखते हैं। तो यहां पर देख पा रहे हैं डेविड कार्ड, ये है जोशुआ एंग्रिस्ट और ये है गुइडो इम्बेंस। ठीक, क्यों दिया गया है? तो देखिए, मिस्टर कार्ड ने आर्थिक सवालों की जांच के लिए अनपेक्षित प्रयोगों का अध्ययन किया है। बहुत सारे प्रश्न जो कि अनपेक्षित प्रयोगों का अध्ययन करते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसी चीजें जो अनपेक्षित होती हैं, जैसा कि क्या न्यूनतम वेतन बढ़ाने से लोगों की नौकरी चली जाती है? यह एक प्रश्न है जो कि अधिकांश अर्थशास्त्री इस सवाल का जवाब खोजते हैं। तो इसका जवाब इन्होंने दिया है। ठीक, इसी के अलावा मिस्टर एंग्रिस्ट और मिस्टर इम्बेंस ने अनुसंधान उपकरण विकसित किए हैं जो अर्थशास्त्रियों को वास्तविक जीवन की स्थितियों का उपयोग करके बड़े सिद्धांतों का परीक्षण करने में मदद करते हैं, जैसे कि अतिरिक्त शिक्षा कमाई को कैसे प्रभावित करती है, यानी कि जब आदमी ज्यादा पढ़ लेता है तो वो कैसे प्रभावित होती है उसकी आय। इस बात का जवाब जो है मिस्टर एंग्रिस्ट और मिस्टर इम्बेंस ने इस पर शोध कार्य किया है। ठीक, तो इसीलिए इन दोनों को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल। इसके अलावा डेविड कार्ड, तो टोटल तीन लोग को ये जो नोबेल है अर्थशास्त्र का दिया गया है। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार। ठीक, देखिए शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, बताया मैंने, शांति पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की संसद के द्वारा चयनित समिति के द्वारा। ठीक, किसको मिला? तो मारिया रसा, जो कि फिलीपींस की हैं, ये है मारिया रसा, और दूसरे हैं दिमित्री मुराटोव, जो कि रूस के हैं। यहां पर देख पा रहे हैं क्यों मिला इनको? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, अपने काम के लिए। ठीक है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसके क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसीलिए मारिया रसा और दिमित्री मुराटोव को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जो कि इंग्लैंड के हैं। ठीक, उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में
शरणार्थी के भाग्य में उनकी अडिग और करुणामय रचना पर उनकी पैठ के लिए यह दिया गया है क्या? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ठीक, यानी कि उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा संस्कृतियों पर, है ना, लोगों पर, और शरणार्थियों के भाग्य के बारे में उनकी अडिग और करुणामय रचना, इनकी रचनाएं जो है वो शरणार्थियों के ऊपर है बेसिकली। तो उसके लिए इनको अब्दुल रज्जाक गुरनाह को ये नोबेल जो है साहित्य का ये प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये हैं 6 क्षेत्र जिसमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अलावा इसके वर्तमान प्राप्तकर्ता, इसको अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर चाचा चौधरी। ठीक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG की 37वीं कार्यकारी समिति की बैठक में चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया है। ठीक, ये है चाचा चौधरी। बचपन से आप इसको कॉमिक्स में देख रहे होंगे, तो इसी कॉमिक जो कार्टून है, ठीक है, कॉमिक कैरेक्टर जो है, इसको नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। NMCG अपने संपर्क और जनसंचार प्रयासों के तहत किशोरों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है क्योंकि वे परिवर्तनों के प्रेरक हैं। अब जाहिर सी बात है, जो किशोरावस्था होती है व्यक्ति की, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है उसमें। तो इस ऊर्जा के माध्यम से जो स्वच्छ गंगा मिशन है उसको आगे बढ़ाना, ये इसका लक्ष्य है। तो सीधी सी बात है, इस योजना से उनको जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा। उनको जोड़ने के लिए ये जो चाचा चौधरी है, इस कैरेक्टर को चुना गया है क्योंकि सारे बच्चे जो हैं, जो अभी किशोरावस्था में हैं, वो कहीं ना कहीं चाचा चौधरी से परिचित हैं, इनको जानते हैं। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि इस दिशा में एक कदम उठाते हुए NMCG ने कॉमिक्स, ई कॉमिक्स और एनिमेटेड वीडियो बनाने और वितरित करने के लिए डायमंड टून्स के साथ समझौता किया है। डायमंड टून्स जो है वही कंपनी है, वही कॉमिक्स बनाने वाली कंपनी है जो चाचा चौधरी का प्रकाशन करती है। सामग्री को गंगा और अन्य नदियों के प्रति किशोरों के व्यवहार में बदलाव लाने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा, उनकी मन स्थिति पर काम किया जाएगा बेसिकली। ठीक, इस परियोजना के लिए कुल अनुमानित बजट 2.26 करोड़ रुपए है। शुरुआत में इन कॉमिक्स को शुरुआत में हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं में लाया जाएगा। कारण है इसका, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी हमारे यहाँ कौन सी भाषा बोलती है? यही 3 भाषा, हिंदी है, अंग्रेजी है और बंगाली है, इनसे परिचित हैं, है ना। NMCG हमेशा से युवाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए सामुदायिक जुड़ाव लाने में शामिल रहा है। यानी कि जो NMCG है, इसने हमेशा से प्रयास किया है कि जो स्वच्छ गंगा मिशन हमारे यहाँ संचालित किया जा रहा है, उसके लिए किशोरों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कारण वही है कि किशोरों की ऊर्जा जो होती है उसको इस मिशन में प्रयोग में लाया जा सके। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है PM गति शक्ति योजना का शुभारंभ। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को PM गति शक्ति योजना जो है ये प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमारे यहां काम कर रहे हैं उनको एकीकृत प्रयास के माध्यम से देश में अधोसंरचना का विकास करना। ठीक, अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इनका एक एकीकृत प्रयास जो है वो इस गति शक्ति योजना के माध्यम से पटल पर लाया जाएगा। ठीक, उद्देश्य क्या है? तो देखिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, और जाहिर सी बात है अगर विकास का कार्यक्रम चलता है तो उससे रोजगार के अवसर भी बनते हैं। तो लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। लागत है इसकी 100 लाख करोड़ रुपए। काफी महत्वाकांक्षी योजना है और इसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार, इन दोनों क्षेत्रों को टारगेट किया गया है। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। तो गति शक्ति योजना के लिए 16 मंत्रालयों का एक ग्रुप बनाया गया है जो मुख्यतः आधारभूत संरचनाओं से संबंधित हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक एकीकृत प्रयास है ये, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर के और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के उद्देश्य से। ठीक, इसमें रेलवे, सड़क परिवहन, पोत, IT, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन जैसे मंत्रालय जो है वो शामिल हैं। ये मंत्रालय जो है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से ही संबंधित हैं।
ठीक, इन मंत्रालयों के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या साल 2024-25 तक जिन योजनाओं को पूरा करना है उन सबको गति शक्ति योजना के तहत डाल दिया जाएगा। यानी जितने प्रोजेक्ट हैं इन 16 डिपार्टमेंट्स के, इन सभी को एकीकृत प्रयास के माध्यम से गति शक्ति योजना के तहत डाल दिया जाएगा और एक दूसरे विभाग का सहयोग करते हुए इसे पूरा किया जाएगा। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला प्रश्न है, पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ कब किया गया? अभी जस्ट पिछले स्लाइड में हमने इसको देखा है, तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? आपको बताया कि वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 11। ठीक, कौन सी कंपनी है? आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? ये युवाओं और किशोरों का एकदम फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है। चलिए, तो आप हमको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? चलिए, इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो टोटल 4 क्वेश्चन है ना, ये 5 लिखा है, ये 4 क्वेश्चन है बेसिकली। चारों के आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे हाल फिलहाल में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।